এই হলো R7 নেটওয়ার্ক। আর আপনারা দেখছেন R7 বাংলা, বাংলার কথা বাঙালির মুখে। ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ আর এই ন্যাশনাল ফাউন্ডেশন হেল্পলাইন, ডিসেবিলিটি হেল্পলাইন যে আছে তার কনভেনার বেঙ্গলে। আমি ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ডিসেবল হেল্পলাইন ফাউন্ডেশন বিকাশ শর্মাজিকে ইন্দ্রাণী মণ্ডল এসে প্রথম বরণ করুক এবং তারপরে উনি ওনার বক্তব্য রাখবেন। ইন্দ্রাণী এসো। नमस्कार, मैं पंडित विकास शर्मा, नेशनल प्रेसिडेंट डिसेबल्ड हेल्पलाइन इंडिया एंड नेशनल कन्वीनर नमो दिव्यांग कैंपेनिंग भारत, पश्चिम बंगाल के इस पावन भूमि पर कोलकाता में आपके द्वारा आमंत्रित करने पर आप लोगों के बीच, अपने सभी साथियों के बीच बुलाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं, चूँकि हमारे जो स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अरविंदो पात्रा जी हैं, आप जानते हैं कि यह दृष्टिबाधित श्रेणी से आते हैं और मेरे दाहिनी तरफ बैठी हैं मेरी बड़ी दीदी समान मनुश्री वशिष्ठ। यह भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में। और मेरे बाईं ओर बैठी हैं रूपा दलाल, जो बधिर समन्वयक हैं, और पारुमिता घोष। हमारे बीच रविंद्रनाथ सरकार, हमारी बहुत ही अग्रणी और हमारे यंग आइकॉन के रूप में बैठी हैं देवाश्री भट्टाचार्य और इंद्राणी मंडल जी, और तमाम हमारे बीच में हैं डॉक्टर गार्गी बसु, जो विविधता दिव्यांगताओं पर जिनका शोध है और आप डॉक्टर हैं, और अर्णब जी हमारे बहुत ही पुराने और पहले कोलकाता के साथी हैं। देखिए, हम लोगों को आप देख रहे हैं, हमारे बहुत सारे साथी जो मूकबधिर श्रेणी से हैं, दृष्टिबाधित श्रेणी से हैं, अस्थि विकलांगता से हैं या अन्य विकलांगता से हैं, हम सभी की ओर से मैं आप सभी आगंतुक पत्रकारों का
कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं और आपको नमस्कार करता हूं। आप लोगों के बीच समय समय पर दिव्यांगों ने पश्चिम बंगाल में या कोलकाता में विभिन्न क्षेत्रों में आपसे अपनी समस्याओं को लेकर संवाद किया होगा, लेकिन संभवतः आपने एक राजनीतिक परिवेश में और चुनाव जैसे समय में हम लोगों का संवाद शायद पहली बार इस तरीके से देखा होगा। और इसका एक कारण है कि हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ आप लोगों के बीच आए हैं। आज हमारे पास जो आंकड़ा है, पश्चिम बंगाल के अंदर 2011 में दिव्यांग लोगों की संख्या, यानी कि विकलांगता ग्रसित लोगों की संख्या लगभग 22 लाख के आसपास थी। और उस समय दिव्यांगता की प्रमुख 3 श्रेणियां होती थीं, जिनकी कुछ एक उपश्रेणी थी। लेकिन एक नए कानून आने के बाद, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के बाद यह श्रेणियां 21 हो गई हैं और 10 वर्ष के अंतराल के बाद संभवतः और निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में दिव्यांगों की संख्या 70 लाख से अधिक चली जाती है। ऐसे में हमारे समुदाय के लिए भारत सरकार क्या कर रही है और अब तक राज्य में क्या हुआ, इन्हीं सब मुद्दों पे हम आपसे बात करने के लिए आप लोगों के बीच हैं। आप लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ हैं। आप लोग एक ऐसी भूमि से आते हैं जहां से गुलामी के समय में सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने अपनी तमाम विषम परिस्थितियों से लड़ते हुए आजाद हिंद फौज का गठन किया, भारत की आजादी दिलाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। ऐसी तपोभूमि पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की तपोभूमि पर और तमाम ऐसे कलाकारों के जन्म भूमि पर जिन्होंने भारतीय संस्कृति की विविधता, अनेकताओं और परंपराओं का संरक्षण किया, संवर्धन किया, ऐसी भूमि पर आज मैं आकर अपने आप को कृतार्थ महसूस करता हूं। साथियों, ऐसी बड़ी जनसंख्या वाले समुदाय पर आखिर राज्य की सरकार का वो दृष्टिकोण क्यों नहीं हुआ जो होना चाहिए था। आज भारत सरकार जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, जिसका एक विशेष विभाग स्थापित है, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग, उनके द्वारा एक एग्जैक्ट डिसेबिलिटी का डाटा तैयार हो और उस पर देश में काम हो, उसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम है UDID। आप इसको देख सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये महज एक कार्ड है, डिसेबिलिटी कार्ड। इसमें कोई विशेष ऐसी इसका अपवाद नहीं है जिससे किसी को कोई समस्या हो। इसके अंदर हम इसको दिखाने से इससे आधार लिंक होता है, हमारा व्यक्तिगत डाटा लिंक होता है, हमारा मोबाइल लिंक होता है, हमारा आधार कार्ड लिंक होता है, हमारा ईमेल एड्रेस लिंक होता है, हम रोजगार हैं कि बेरोजगार हैं ये है, हमारी शिक्षा क्या है ये है, हमारे अन्य कौन से जीवन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो उनका समायोजन इस UDID में है। लेकिन मुझे दुख के साथ आप लोगों से अपनी पीड़ा को अपने सभी वरिष्ठ लोगों के बीच में यह बताना पड़ रहा है कि भारत में जिस तरीके से सभी राज्यों ने इसका निर्गत प्रणाली को तेजी के साथ किया, पश्चिम बंगाल में यह योजना क्रियान्वित तो छोड़िए प्रारंभ भी नहीं हो पाई। कभी कभी तो दिव्यांगों की कुछ समस्याएं जो हमें अपने व्यक्तिगत ईमेल और फोन पर प्राप्त होती थी,
उनको लेके अपने ही साथियों से कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती, वो ये आरोप लगाते कि आप दिल्ली में बैठे हैं, आप एक संगठन को चलाते हैं, आप दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में हमने यूडीआईडी का एप्लीकेशन भरा, ऑनलाइन आवेदन किया, लेकिन हमको ये यूडीआईडी अभी तक नहीं मिला। उन्हें लगता था, लेकिन इस यूडीआईडी का तथ्य यह है कि ये जॉइंट वेंचर है, इसको आप लॉगिन करने के बाद वो इसको इशू करने की अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के कंसर्न डिस्ट्रिक्ट सीएमओ की होती है, जिला प्रशासन की होती है, और उनको महज दिव्यांग के सारे सर्टिफिकेट देखकर सत्यापन कर एक क्लिक से इसको निर्गत करने का अधिकार है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं किया गया। जब हमने यह समस्या अपने संबंधित मंत्री, भारत सरकार के संबंधित मंत्री के समक्ष रखी, तो उन्होंने राज्य की माननीय मुख्यमंत्री जी को यह पत्र लिखा। इस पत्र की तारीख आप दे सकते हैं। हमारी अनेक पीड़ाओं के बावजूद 18 जून को भारत सरकार के कंसर्न मिनिस्टर ने, इसको बहुत सहजता से कोई देख सकता है, क्योंकि हम लोग राजनीति का हिस्सा बनना नहीं चाहते, राजनीति में भागीदारी की बात जरूर करते हैं, लेकिन जब हमारा सामाजिक न्याय ही हमसे छीना जाने लगे, हमारा राजनीतिक उत्पीड़न होने लगे, तब हमें यह तथ्य आप लोगों के बीच रखना लाजमी होता है, आवश्यक होता है। ये लेटर मैंने नहीं लिखा है, भारत सरकार के संबंधित मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर ने लिखा है पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री दीदी ममता बनर्जी को, कि आखिर ये प्रोजेक्ट आप वेस्ट बंगाल में क्यों शुरू नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ और वो यूडीआईडी प्रोजेक्ट अधर में लटका है। यह मुख्य इसलिए है, इसके बनने से मात्र हमें पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी समाप्त करने में कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिलने वाली है, लेकिन यह डाटा जरूर तैयार होने वाला है कि हमारे बीच जो बैठे दिव्यांग हैं, वो अस्थि हों या दृष्टिबाधित हों या मूक बधिर हों, उनमें से कितने लोगों के पास रोजगार है, कितनों के पास नहीं है, उनकी शिक्षा की क्या स्तर है, उनके व्यक्तिगत जीवन की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनका डाटा निश्चित रूप से तैयार हो जाए और भविष्य की योजनाएं क्रियान्वित हों। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके बाद मैं यहां सुगमता की बात करूंगा, तो मैंने बहुत सारे लोगों से, अपने दिव्यांग साथियों से बात किया कि जिस प्रकार से अन्य राज्यों में दिव्यांगों को निशुल्क बस यात्रा का प्रावधान है स्टेट ट्रांसपोर्ट में, संभवतः वो कागजों में यहां हो, लेकिन हमारे बीच जितने भी दिव्यांग थे उन्होंने हमें ये बताया कि पश्चिम बंगाल में दिव्यांगों को सरकारी बसों में यात्रा की सुविधा नहीं है। और जो एक बेसिकली चीजें हैं, बाधा रहित वातावरण, सुगम्य वातावरण, भारत सरकार की एक तरफ स्कीम चलती है सुगम्य भारत, सशक्त भारत, और वहीं पश्चिम बंगाल में आप स्थितियों को देख सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिए वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं है, लिफ्ट एक्सेसिबल नहीं है, सरकारी भवन एक्सेसिबल नहीं है, और ये दिव्यांग अपने घरों से बाहर जाकर उन भवनों तक पहुंचे, वो स्थितियां सुगम्य नहीं हैं। वहीं जब बेरोजगारी की स्थिति से निपटने के लिए हमारे भारत सरकार ने शिक्षा में आरक्षण के लिए पिछले कानून के 3% आरक्षण को बढ़ाकर नए आरक्षण प्रणाली को लाने के लिए शिक्षण संस्थान में 3 से 5 किया, रोजगार के क्षेत्र में 3 से 4 किया गया, उसको लाने के लिए हमें राजनीतिक और सामाजिक रूप से संरक्षित करने के लिए, हमें शिक्षा देने के लिए जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट लाया गया, मैं मात्र 3-4 बिंदुओं का उल्लेख कर रहा हूं, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं कि उसमें हमारे दिव्यांग यदि सरकारी कर्मी हैं तो उनको क्या सुविधाएं देनी है, हमारे जो दिव्यांग श्रेणियों के लोग हैं उनको क्या क्या सुविधाएं देनी है, हम उनको किस तरीके से संरक्षित कर सकते हैं। लेकिन वो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016
आज भी क्रियान्वित नहीं है। उसमें उल्लेख है कि आप दिव्यांगों की समस्याएं सुनने के लिए राज्य में एक राज्य आयुक्त और उनके नीचे 2 अपर आयुक्त नियुक्त करें, जिनमें से एक आयुक्त निश्चित रूप से दिव्यांग ही होना चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में इसका भी अनुपालन नहीं किया जा रहा है। ये सब स्थितियां हमारे लोगों ने हमें अवगत कराई। और सामाजिक न्याय की बात की है। यदि हम लोगों को राजनीतिक भागीदारी मिले या राजनीतिक दृष्टिकोण से सम्मान मिले तो हम निश्चित रूप से सामाजिक न्याय के तरफ भी बढ़ पाएंगे। उस दृष्टिकोण से जब हमने इन लोगों से संपर्क स्थापित कर अपनी उन सभी योजनाओं को क्रियान्वित करने की बात की, वह भी असफल रही। वहीं दूसरी ओर जब हमने देश की पिछली सरकार से जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 था उसको अमेंडमेंट करके 2016 कानून को पारित कराने की बात की, तो 10 साल तक ये कानून लटका रहा संसद में। लेकिन पहली बार हमें भरोसा दिया गया तत्कालीन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कि यदि हम आए तो इस एक्ट को हम लोग संसद से पारित करेंगे। वह पारित हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल में उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। अब इस राजनीतिक द्वंद्व में नुकसान किसका हुआ? वर्तमान के 70 लाख दिव्यांग लोगों का। और वो दिव्यांग कौन है? जो अपनी विभिन्न पीड़ाओं और परेशानियों से जूझ रहे हैं। दीदी, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो क्या कारण रहे होंगे कि आप 1 घंटा के लिए, 1 दिन के लिए व्हील चेयर पे आ गई, लेकिन आपको शायद उस कष्ट की अनुभूति परसों या कल जो रैली हुई थी उसमें जरूर रही होगी। इस कष्ट की अनुभूति देवश्री भट्टाचार्य और साथ में बैठे व्यक्ति से पूछिए, उन लाखों दिव्यांग लोगों से पूछिए दीदी, जो रोज इस समस्या से 2-4 हो रहे हैं। गांवों के घरों से उन्होंने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी है। वो सिर्फ इस कानून के भरोसे जिंदा हैं कि कानून में कुछ योजनाएं बने जो उनको लाभान्वित कराएं, जो उनके अधिकारों को उन्हें दिलाएं, उन्हें सम्मान दिलाएं। आखिर एक बड़े समुदाय के उन्नति के लिए, राजनीतिक द्वंद्व के लिए आप किसी समुदाय के अधिकारों का अतिक्रमण कैसे कर सकते हैं? मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूं, अपने वर्ग के बीच का हूं, अपने साथियों का हूं। हम लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है। देश की राजनीतिक पार्टी ने यदि हमारे कहने से अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में पहली बार स्पेस दिया तो वही यह सरकार थी जो केंद्र में चल रही है। दूसरी बार इसी सरकार ने हमको इलेक्शन मैनिफेस्टो में स्पेस दिया और इसी सरकार ने उस एक्ट को पारित किया जो पिछले 10 साल की सरकार उस एक्ट को पारित नहीं कर पाई थी। तब हमें यह कहना पड़ता है, हमें हमारे साथ कौन अच्छा कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, यह हमें कहना होगा। निश्चित रूप से यदि कल को वर्तमान परिवर्तन पश्चिम बंगाल में होता है और आने वाली सरकार भी हमारा दमन करेगी तो निश्चित रूप से हमें अधिकार है कि हम उनसे भी, उनके प्रति भी विरोध दर्ज करें। हमारी आवाज को हमसे कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं छीन सकता। लेकिन हमें यह फिर भरोसा दिया गया है कि यदि इस राज्य में हम लोगों के आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट आती है तो निश्चित रूप से हम दिव्यांग के सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे। आप देख रहे हैं हमारे बीच योग्यता की कमी नहीं है, हमारे बीच दुनिया में कमी नहीं है। स्टीफन हॉकिंग से लेकर मेरे बगल में बैठे प्रोफेसर अरविंद पात्रा और वशिष्ठा जी जैसे, हमारे दीदी देवश्री भट्टाचार्य जैसे लोग, हमारे समुदाय के ना होकर भी हमारे लिए काम करने वाले डॉक्टर गार्गी जैसे लोग, अर्णव जैसे ऐसे युवा जो बधिर विकलांगता से ग्रसित हैं लेकिन अपना बड़ा रोजगार छोड़ के अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पास योग्यता की कमी नहीं है,
बहुत लोग संसद में आपने देखे होंगे जो किसी ना किसी दिव्यांगता से ग्रसित थे और वो राजनीति में सक्रिय थे और सम्मानित सदन के सदस्य थे। लेकिन हमें अवसर चाहिए, एक मौका हमें दीजिए। वो मौका आपने हमें नहीं दिया, कानूनी अधिकार होने के बाद नहीं दिया। हम लोगों की आह निकलती है जब हम अन्य राज्यों को देखते हैं जहां दिव्यांगों को रहने का टैक्स नहीं देना होता। क्या पश्चिम बंगाल में ऐसा है? दिव्यांगों के लिए हाउस टैक्स फ्री है। जब हम लोग वहां अपने लिए संपत्ति खरीदने जाते हैं, हमको स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी होती। क्या पश्चिम बंगाल में ऐसा है कि दिव्यांग यदि मकान और दुकान खरीदने जाए तो उसको स्टाम्प ड्यूटी ना देना पड़े? जब आप सुगमता उपलब्ध नहीं करा पा रहे तो ऐसी योजनाएं हम लोगों को कैसे उपलब्ध कराएंगे? तब कहना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ आप लोगों के माध्यम से मैं भारत सरकार की उन तमाम योजना जो सरकारी संस्थानों के माध्यम से संचालित हैं, जिसमें बेसिक से लेके हायर एजुकेशन तक स्कॉलरशिप देने के लिए NHFDC जैसी संस्था काम करती है, उसमें किसी नेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टेट के चैनलाइज की जरूरत नहीं पड़ती। पहले पड़ती थी, चैनलाइज एजेंसी होना जरूरी था स्टेट का, लेकिन जब वो स्टेट चैनलाइज एजेंसी कॉर्पोरेट नहीं करती थी तो वो सीधा स्थापित किया गया। दिव्यांगों को भारत सरकार सीधा स्कॉलरशिप दे सकती है, सीधा रोजगार के लिए ऋण दे सकती है 2 चिन्हित बैंकों के माध्यम से। और एक यही नहीं, उन छात्रों को यदि उच्च शिक्षा की तैयारी करनी है, IAS जैसी या तमाम वरिष्ठ सेवाओं की तैयारी करनी है, तो कोचिंग सुविधाओं का योजना है और वो 100% सफल योजना है। ऐसे ही भारत सरकार ने अभी पिछले दिनों अस्थि दिव्यांगों के लिए व्हीकल परचेज पे GST का प्रावधान किया। अब उसको दायरा बढ़ाने के लिए हम लोग भारत सरकार से संपर्क में हैं, लेकिन अस्थि दिव्यांग उसका इस तरीके से लाभ उठा सकते हैं कि उन्हें एक गाड़ी खरीदने पे किसी भी तरीके की कोई GST नहीं देनी होगी। केंद्र सरकार के भारी मंत्रालय से GST कंसेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा और वाहन आप खरीद सकते हैं डीलर को देके। रोड टैक्स उस पे नहीं है, और तो और उस पे लगने वाला जो इंश्योरेंस होता है उसकी 50% इंस्टॉलमेंट की व्यवस्था की गई है। सिर्फ आप उसका 50% भुगतान करेंगे और आप वाहन खरीद सकते हैं। ऐसे ही उसको फ्री NHI टोल का पास दिया जाएगा। ये ऐसी योजनाएं हैं जो भारत सरकार द्वारा संचालित हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में वो योजनाएं जो अन्य राज्यों में संचालित हैं, जो केंद्र सरकार की हैं, वो संचालित नहीं है, क्रियान्वित नहीं है। इसकी समस्याओं से हमारे बीच के साथी दो चार हो रहे हैं। बहुत सारी बातें जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट की थी, इनकम टैक्स में छूट की थी, और जो बातें तत्कालीन सरकार ने हमसे वायदे में की हैं वो उनके मैनिफेस्टो पे हैं, आप देख सकते हैं। वो अपने कार्यकाल पे उन पे खरा उतरेंगे। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आवास में दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जाएगी, स्वास्थ्य योजना में प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन जो राज्य की समस्याएं हैं उसमें हम लोग सिर्फ पीड़ा के सिवा कुछ व्यक्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमें कहना पड़ता है कि संभवतः यदि यहां भी मोदी के नेतृत्व में सरकार बने तो हम कुछ अच्छा कर पाएं। उन पीड़ाओं के लिए मैं कहता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा। मैंने आप ही लोगों के माध्यम से ये बातें सुनी हैं। बैठे हैं रोहित सामने, रोहित आए और अपने लोगों को और मीडिया को बताएं अपने ढंग से कि UDID और अन्य समस्याएं जिनके विषय में मैंने बताया कि UDID कार्ड नहीं है, क्यों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी बंगाल में ये UDID नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था,
ग्रामीण अंचल पे डेफ कम्युनिटी के लिए विद्यालय होने चाहिए, ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए उनका कोर्स होना चाहिए, ब्रेल में उनके पाठ्यक्रम होने चाहिए, वो क्यों नहीं है? तो जैसे आपने रोहित को सुना, इसी प्रकार से अरविंद पात्र जी मेरे पास बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, वो अपनी बातें पश्चिम बंगाल की दिव्यांगों की क्या समस्याएं हैं उस पर कुछ बातें आपके समक्ष संक्षेप में रखेंगे। हमारे राज्य समन्वयक प्रोफेसर अरविंदो पात्रा। বিকাশজির কথা আমরা শুনলাম। তাহলে কেন্দ্রে কত রকমের ব্যবস্থা হয়েছে প্রতিবন্ধীদের জন্য, কিন্তু আমাদের রাজ্যে কিছুই কিন্তু হয়নি। আমাদের একমাত্র স্কুল কলেজ এই দুটোতে কিছুটা হয়তো চাকরি দেয়া হয়, কিন্তু বাকি কোনো সেক্টরে কিন্তু আমাদের চাকরি দেয়া হচ্ছে না। এমনকি ডি গ্রেডের জন্য যে চাকরিগুলো আমাদের জন্য অ্যাডভার্টাইজ করে, সেখানটা বলা হয়েছে যে 7 পাস ছেলে দিয়ে তুমি পরীক্ষা দেবে, মানে যে রিটেন পরীক্ষাটা হয় সেটা 7 পাস ছেলে। আজকের দিনে 7 পাস ছেলেমেয়েরা ঠিকমতো পড়তেই জানে না। সর্বোপরি যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা আমাদের এই রাইটার হয়ে আসবে, তারা কিন্তু কেউ বড়লোকের বাড়ি থেকে আসবে না, তারা কিন্তু খুব গরিব বাড়ি থেকেই আসবে। রাইটারটা তাই হয়, রাইটার কোনো বড়লোকের বাড়ির ছেলেমেয়েরা হতে চায় না, সাধারণত গরিব বাড়ির ছেলেমেয়েরাই হয়। সেখানে 7 পাস সে তো পড়তেই শেখে না, কী করে হবে? যে কারণে আমাদের 4th ক্লাস চাকরিগুলো, ডি গ্রুপের চাকরিগুলো, সরকারি চাকরিগুলো হয় না। বরং আমাদের রাজ্যে একটা বলা যায় যে কিছু কিছু আইটি সেক্টর আছে যারা খুব ভালো। সেক্টর 5-এ তারা কিন্তু কয়েকজন ব্লাইন্ড ছেলেমেয়েকে নিয়েছে। আমাদের রাজ্যে প্রতিবন্ধীদের বেকারত্বটা মানে যেটা কোনো সংখ্যাতেই আসে না, এত বেশি বেকার, সবই প্রায় বেকার। আমরা হয়তো কয়েকজন অ্যাক্সিডেন্টালি চাকরি পেয়ে গেছি, মানে বাধা দেয়া যায়নি, নাহলে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোনোভাবেই চায় না যে আমরা চাকরিতে আসি। আর চাকরি ক্ষেত্রে গেলেও সেখানে কিন্তু অথরিটির দারুণ অত্যাচারও সহ্য করতে হয়। আসলে প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে কোনো রকম কোনো কঠোর ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গে নেই যে জিনিসগুলো করলে প্রতিবন্ধীদের সুবিধে হবে। কোনো একটা চাকরিতে ঢোকার আগে তার ভালো ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া, এইসব ব্যবস্থাগুলো কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কিছু নেই। সর্বোপরি যে প্রশাসক থাকছে, হেড যে থাকছে, তাদেরকে হুঁশিয়ারি দেওয়া যে প্রতিবন্ধী ছেলে মেয়েগুলোকে তোমায় কিন্তু মানে যারা এমপ্লয়ি হবে তাদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখা, তাদের আসা যাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধে করা, কিছুই কিন্তু করে না। বরং প্রতিবন্ধিতার নামে রিপোর্ট গেলে উপর মহলে বরং সেটা নিয়ে বেশি হইচই শুরু হয়। এখানে চাকরি করাটাও কিন্তু বেশ কঠিন, কারণ মানসিকতাটাই তো খুব খারাপ হয়ে গেছে একদম। তাই আমরা চাই যে একটা নতুন ভালো সরকার আসুক, যে সরকার প্রতিবন্ধীদের কথা ভাবে, এবং দরকার হলে আমরা এখানটা প্রতিবন্ধী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ও খুলব। মোদিজি প্রতিবন্ধী সম্পর্কে খুব সহানুভূতিশীল, সদর্থক চিন্তাভাবনা করেন। উনি প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে মেশেনও পর্যন্ত, কারণ ওনার মুখ থেকেই আমি শুনেছি যে हम इन लोग को साथ मिल के हमारा बहुत ऊर्जा मिला है। এই রকম মানসিকতা যার আছে, তিনি যখন আমাদের মাথার উপরে আছেন, নিশ্চয়ই কিছু ভালো ব্যবস্থা দিল্লিতে তো করছেনই, আমাদের রাজ্যে আমরাও করতে পারবো।
এটা আমাদেরই দায়িত্ব, ভালো কিছু করাটা আমাদেরই দায়িত্ব। তাই জন্য গভর্নমেন্টেরও পরিবর্তন দরকার। কারণ একে আমি অলরেডি অনেকবার বলেছি, ইউডিআইডি কার্ডের জন্য আমি কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম, আমার কত প্রতিবন্ধী আছে, কোন সেক্টরে, কটা লোককে চাকরি দিয়েছো, এই নিয়ে কিন্তু আমি একবার আরটিআই করেছিলাম। তারা কিন্তু কোনো ডেটাই দিতে পারেনি, কিচ্ছু বলতে পারেনি। তো এইরকম অবস্থাতে আমরা চাই যে এখানটা, আমি সোজাসুজি বলছি, গভর্নমেন্ট পরিবর্তন হোক, যাদের মধ্যে একটা সত্যকারের সহানুভূতিশীল মানসিকতা আছে। সেই গভর্নমেন্ট এলে আমাদের নিশ্চয়ই কিছু উপকার হবে। কারণ একটা আদর্শ তো আছে এই সরকারের, কেন্দ্র সরকারের একটা সত্যিকারে ভালো আদর্শ আছে, সবকা সাথ, সবকা বিশ্বাস, সবকা বিকাশ। এটা তো এই সরকারই চায়, সবার বিকাশ হোক এই সরকারই চায়। আজ পর্যন্ত এইরকম স্লোগান কোনোদিন আমরা কারোর কাছে শুনেছি, সবার বিকাশ হোক? এই সবার বিকাশ, তাহলে আমরাও সমাজের একটা অংশ, পার্ট অফ দ্য নেশন। অলসো উই আর পার্ট অফ দ্য নেশন ইন নেশন বিল্ডিং। এটা তাহলে আমাদের দরকার, তো আমরাও দেশকে কিছু দেব, এবং দিতে গেলে যে যে সুযোগ সুবিধা দরকার সেটা নিশ্চয়ই এই সরকার পরিবর্তন হলে, নতুন সরকার এলে আমাদের দেবে। আচ্ছা, আমার বিকাশজিকে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই। তিনি যে সুদূর দিল্লি থেকে ছুটে এসে এত বড় একটা ভালো সভা অর্গানাইজ করেছেন। अब मैं थोड़ा मनुश्री जी हमारे बीच हैं, वशिष्ठ, मनुश्री वशिष्ठ, आप भी दो शब्द थोड़ा हम सभी लोगों को माध्यम से मीडिया को बताएं। माइक है। হ্যালো, গুড ইভিনিং। আমি ডক্টর মৌশ্রী বশিষ্ঠ। খুব স্বপ্নের মতো লাগছে, কারণ আমি শুনতে এসেছিলাম। আমি একেবারেই, এই যে দেখছেন আমি আজকে একটা শাড়ি পরেছি, ব্ল্যাক আর একটা অফ হোয়াইট কম্বিনেশনের, এটা কেউ কেউ ঘিয়েও বলবেন। তো এটা কিন্তু একটা সিগনিফিকেন্ট আছে। মানে আমি আমার দৃষ্টি হারিয়েছিলাম 6 বছর বয়সে, একটা রেয়ারেস্ট অফ দ্য রেয়ার ডিজিজে। আমি গ্র্যাজুয়ালি ব্লাইন্ড হয়েছি, আই ওয়াজ নট বর্ন ব্লাইন্ড। সুতরাং আমি জানি কালারটা আস্তে আস্তে ফেড হলে, মানে টিয়া পাখির রঙটা আস্তে আস্তে ফেড হয়ে গেলে কীরকম হয়। আমি জানি রক্তের রঙটা আস্তে আস্তে ফেড হয়ে গেলে কীরকম হয়। আমি জানি পতাকার রঙের 3টে কালার আস্তে আস্তে চোখের সামনে ফেড হয়ে গেলে কীরকম হয়। তো এই ব্ল্যাক কিন্তু দুটো সিগনিফাইজ করে আমার কাছে। এক হচ্ছে আমরা এই রাস্তার মধ্যে দিয়ে চলছি, উই অল আর অন দ্য ওয়ে অফ ব্ল্যাক। আর একটা আমার কাছে ব্ল্যাক বোঝায়, তার মানে হচ্ছে যে কোনো কালারই নেই। মানে যে দৃষ্টিহীন তার কাছে তো সব রঙই এক, আবার কোনো রঙই নেই। সেই জন্য খুব ভেবেচিন্তে আজকে আমি ড্রেস আপটা করেছি। আমি যেটা বলবো, আমি এত অভিজ্ঞতা, খুব ছোট বয়সে দৃষ্টিহীন হয়েছিলাম। বাবা সরকারি কর্মচারী ছিলেন, খুব উচ্চপদস্থ ছিলেন, কিন্তু কোনো দিন কোনো সুযোগ নেননি এবং আমাকে বলেছিলেন যে যদি নিজে মেমোরি দিয়ে কিছু করতে না পারো, মেরিট দিয়ে কিছু না করতে পারো, আমি কিছু করব না, তুমি বাড়িতে বসে থাকবে, তোমার খাওয়ার অসুবিধা হবে না। তো আমাকে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত ডাক্তাররা বলে দিয়েছিলেন যে এই মেয়েকে পড়াশোনা করাবেন না। সেই জায়গা থেকে আমার 2টো মাস্টার্স, পিএইচডি। আমি মাস্টার অফ সোশ্যাল ওয়ার্কে আই স্টুড ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, এবং আমি লয়ে সেকেন্ড ক্লাস পাই ফ্রম নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি। পিএইচডি করেছি খুব চ্যালেঞ্জিং একটা বিষয়ে, সেটা হচ্ছে রাইট টু ডিগনিটি অফ দ্য ওম্যান। তো আমার মনে হয়েছে এখানে জেন্ডার বায়াস না রেখে, আমার সবসময়, আমি যে কোনো জায়গাতেই বলি, সবাই আমায় জিজ্ঞেস করে জন্মাতে চান? আমি বলি হ্যাঁ, ভীষণভাবে জন্মাতে চাই। কারণ আমার আরাধ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভুল করেই হোক, কনসিয়াসলি হোক, দেখে ফেলেই হোক, একটা লাইন লিখে গিয়েছিলেন ওই কুমোরপাড়া গরুর গাড়ির কবিতাটার মধ্যে, যে অন্ধকানাই পথের ধারে গান শুনিয়ে ভিক্ষে করে। এটা কিন্তু আমাদের আইডেন্টিটি নয়, এটা বদলানোর দিন এসেছে। আমরা আমাদের বাসে একটা প্রতিবন্ধী সিট করে ছেড়ে দিলেই কিন্তু আমাদের শেষ হয়ে যায় না। আমরা যারা আজকে সামনে, যারা নিজেদেরকে সো কল টেবল বলছেন,
যাদের কাছে আমার এই বার্তা পৌঁছচ্ছে তারা 5 মিনিট, আমি তো আমার জীবনের 32 বছর চোখটা এই অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছি, আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব 5 মিনিট চোখটা বন্ধ করে এই টোটাল ইন্টারন্যাশনাল হিন্দুস্তান হোটেলটা ঘুরে দেখে নিন একবার, তাহলে কীরকম ফিলিং হয়। এবং আমাদের যে যন্ত্রণার জায়গাটা, আমাকে যদি পাড়ার কাশিরাম বাবু একটা বালতি আর মগ নিয়েও একটা ব্যানার পিছনে লাগিয়ে রাখতো, আমি যেতাম, কারণ আমি ভেরি গ্রিডি টু আপলিফট মাই গ্রুপ, মাই কমিউনিটি। আমি ভীষণ স্বার্থপর যে আমার মতন যারা, তারা আজকে ফ্রন্ট লাইনে এসেছেন, তারা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ কিন্তু একটা সময় গর্বিত ছিলেন। আমাদের সাধন পাণ্ডে, যিনি অ্যাডভোকেট জেনারেল হয়েছিলেন, তিনি সম্পূর্ণ, সাধন গুপ্ত সরি, যিনি অ্যাডভোকেট জেনারেল হয়েছিলেন এবং ওনার পুরো দৃষ্টি ছিল না। আজকে আমারও ইচ্ছা করে অনেক কিছু বলতে, অনেক কিছু করতে, কিন্তু আমার পায়ের তলার মাটিটাই যদি আমি সবসময় মনে করি যে রেক্টার স্কেলের মধ্যে ভূমিকম্প ধরা পড়ছে, তাহলে আমি 5টা জনের হাত ধরবো কী করে? আমাদেরকে আবর্জনা যেন না মনে করা হয়, সেটা যে কোনো মেশিনারিজকেই আমি বলবো। আমি যেহেতু লয়ের স্টুডেন্ট এবং আমি যেহেতু জাস্ট পথ চলা শুরু করেছি, আই বেগ অল অফ ইউর পার্ডেন, আমি কোনো রাজনৈতিক মতামতেই যাব না, কারণ আমার একটা খুব খারাপ অভিজ্ঞতা আছে, লঙ্কায় যেই যায় সেই রাবণ, সব ভুলে যান পরে। সেই জায়গা থেকে কিন্তু আমি একটা আশাবাদীর সূত্রতা আজকে দেখলাম, যে এত আদর, আমি কিন্তু এত আদর কোথাও থেকে পাইনি কোনো দিন। এই আদর মানে অভিভূত হয়ে গেলাম, এই আদরটা যেন প্লিজ কন্টিনিউড, ওই এপিসোডের পর এপিসোড মেগা সিরিয়ালগুলোর মতো যেন ওটা মাঝে মাঝে যদি আমাদের জীবনে আসে, যে কন্টিনিউড নেক্সট এপিসোড, আরও ভালো কিছু, আরও চমকপ্রদ কিছু, আমার মনে হয় তাহলে আমরা অনেক উন্নতি করতে পারবো। আমাদের বিশেষ করে আমার যেটা খুব কষ্ট হয়, ইয়ে তো কোর্টে মে बैठ गया, কোটার একটা বিশাল ব্যাপার আছে। আমাদের সংবিধান, যেটা স্যার বলছিলেন, মাত্র 41 নম্বর 41 আর্টিকেলে আমাদের মেনশন করা হয়েছে একটা লাইন, যে আনডিজার্ভ পিপল, ডিফারেন্টলি এবল পিপল, ওল্ড এজেড পিপল, দে ক্যান ক্লেম দেয়ার রাইটস। আর কোথাও আমরা নেই। কেন নেই? আমাদের সব কিছু আজ আমাদের মাথাটা আছে, আমাদের মাথাটা কিন্তু ডিসেবিলিটি লাইজ অন দ্য, আমাদের মাইন্ডে রয়েছে, নট ইন আওয়ার বডি। প্রতিবন্ধকতা আমাদের মাথায় রয়েছে, আমাদের শরীরে নয়। এই জায়গাটা আমরা যারা নিজেদেরকে সো কল্ড এবল্ড বলছি, উই আর এবল্ড, আমরা দেখতে পাই, তাদের প্রত্যেককে এটা মনে করতে হবে। সকালবেলা আমি স্টেট ইউনিভার্সিটিতে 2010 সালে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে জয়েন করেছিলাম লয়ে, একটা প্রাইভেট কনসার্নে। সেখান থেকে একটা প্রাইভেট বাসে করে আমি হাওড়া ফিরতাম, এবং সেখানে কন্ট্রাক্টর দাদারা হাত ধরে বলতেন, না না এইসব সকালে ঝামেলা নিতে পারবো না। আমি কোনো দিন আমার বাবার বাহন ইউজ করিনি, এটা বোঝার জন্য যে আমার মতো অনেক মানুষ কিভাবে ডেলি যাতায়াত করে। আমি যখন হসপিটালে গিয়ে আমার বাবার সাথে আমার মেডিকেল সার্টিফিকেটটা নিতে গিয়েছিলাম, সেখানে দূর দূর করে তাড়িয়ে আমাকে বলা হয়েছিল, আপনারা সাইডে চলে যান, এখন আমাদের কাছে সময় নেই আপনাদেরকে অ্যাটেন্ড করার মতো। দে আর হাইলি প্রেশারাইজ, তাহলে সিস্টেমটা একটু চেঞ্জ করা উচিত, আমার অবশ্যই এটা মনে হয়েছে। এবং সেটা ইরেসপেক্টিভ অফ মেশিনারিজ। আমরা যারা আইনের, তারা আমরা জানি একটা কোঅপারেটিভ ফেডারেলিজম বলে একটা টার্মিনোলজি আমাদের আছে। আমাদের স্টেট এবং সেন্ট্রালকে একসাথে কাজ করতে হবে। এখানে একটা কথা আমি অবশ্যই বলবো, স্টেটের পাওয়ার খুব লিমিটেড, সেন্ট্রালাইজিং টেন্ডেন্সি আমাদের ভারতীয় সংবিধানই এটা করে দিয়ে গেছেন। সেখানে সেন্ট্রাল যদি কিছু পজিটিভ ভাবে, সেটা অবশ্যই স্টেটকে এগিয়ে এসে, স্টেট মিশনারিজকে কিন্তু এগিয়ে এসে আমার মনে হয় ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। এবং সবথেকে যেটা যন্ত্রণার জায়গা আমার মনে হয়েছে, যে অনেক ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, অনেক রেপ ভিকটিম, অনেক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিরা, প্রতি মুহূর্তে মহিলারা বঞ্চিত হচ্ছেন। এমনিতেই তো আমরা সংসারের কেউ নই, আমরা ভালো বউ হতে পারি না, আমরা ভালো মেয়ে হতে পারি না। যারা ভাগ্যক্রমে, স্যার যেটা অরবিন্দ স্যার বলছিলেন, যেটা আমাদের আটকানো যায়নি, আমরা করে ফেলেছি। আমি কিন্তু 2012 সালে স্টেট অ্যাওয়ার্ডই আমাকে তৎকালীন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার আমাকে সম্মানিত করেছিলেন। আমাকে তৎকালীন আমাদের এক্স গভর্নর স্যার এম কে নারায়ণ সম্মানিত করেছিলেন। ওনারা বুঝতেই পারেননি 3.5 ঘন্টা আমি অ্যাঙ্কারিং করেছিলাম। তারপর কোথায় গেল আমার সেই আদর? আমি একইভাবে অভিমান আমি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রেও পোষণ করব। আমাকে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় অ্যাজ আ বেস্ট এমপ্লয়ি 2014। অনারেবল এক্স লেট প্রণব মুখার্জি প্রেসিডেন্ট আমাকে আদর করে স্টেজে তুলে আমাকে মেডেল পরান, এবং আই ওয়াজ সো প্যাম্পার 2014। আমি কলকাতাকে রিপ্রেজেন্ট করেছিলাম। এখন আমার ওই গোল্ড প্লেটেড মেডেলটা দেখলে কান্না পায়।
আমরা কোথায় হারিয়ে গেছি? তাহলে বছর বছর আমাদের যে ওয়ার্ল্ড ডিসেবল ডেতে থার্ড ডিসেম্বর আমাদের যে এত আদর করে স্টেজে তুলে একদিনের আমরা রানী, বাকি দিনগুলো ড্যাশ রানী, আমরা চাকরানিটা আমি বললাম না। তো সেই ক্ষেত্রে মানে আমাদেরকে কিন্তু অনেকটা ডিপেন্ড করতে হবে যারা নিজেদেরকে সুস্থ স্বাভাবিক মনে করছেন, যদিও প্রতিবন্ধকতা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে, সেক্ষেত্রে এই আদরটা যেন প্লিজ বজায় থাকে। এই যে ইনফরমেশনসগুলো আজকে আমরা পাচ্ছি, সো মেনি অ্যাক্টস আর দেয়ার, পার্সনস উইথ ডিসেবিলিটি অ্যাক্ট 2016-18 চ্যাপ্টার্স আর দেয়ার, সো মেনি আর্টিকেলস অ্যান্ড প্রভিশনস আর দেয়ার। 17টা অবধি মেন ক্রাইটেরিয়া গেছে, 18তে গিয়ে মিসলেনিয়াস। আমি বহু বক্তব্য রেখেছি, কিন্তু আজকে যখন একটি দৃষ্টিহীন মেয়ে ম্যাট্রিমোনিয়াল ভিকটিম হয়ে যখন থানাতে যান, তখন কিন্তু গিয়ে আমরা দেখতে পাই আমাদের অনারেবল ওসি আইসি স্যারেরা জানেনই না হাউ টু ট্যাকেল আ ব্লাইন্ড ওম্যান। তাদের কি কি আইনগুলো আছে। একজন মুখবধির বোন যখন গিয়ে থানাতে যাচ্ছেন, তারা গিয়ে সেই মানে তারা জানেন না। এই জানেন নাটা কেন? দে আর অলসো আর ফ্যামিলি মেম্বার্স। তাদের কাছে একটা করে আইন, আমি আমার ব্যক্তিগত চাকরির ক্ষেত্রের জন্য আমি কিছু অফিসার্সদের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছি। তাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করেছি অ্যাজ আ স্টুডেন্ট, যেহেতু আই ওয়াজ ইন কলকাতা পুলিশ ল ইনস্টিটিউট লাস্ট 2 years বিফোর জয়নিং সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজ, এবং আই ওয়াজ হাইলি অ্যাপ্রিসিয়েটেড বাই ফিউ IPS অফিসার। ওনারা আমার স্টুডেন্টস ছিলেন, আমি পড়াতাম। আমি ওনাদের ব্যক্তিগত জিজ্ঞেস করেছিলাম, ইউ নো হোয়াট ইজ পারসনস উইথ ডিসেবিলিটি অ্যাক্ট? ওনারা কিন্তু বলেছিলেন, না ম্যাম আমরা জানি না, আমাদেরকে দেখে নিতে হবে। তো আমাদের যদি আমাদের যারা রক্ষা করছেন, ইফ দে আর নট অ্যাওয়্যার, আমরা কি করে এগোবো বলুন তো? আপনাদের হাতটা ভীষণভাবে চাই। আমি কিন্তু আজকে শুনতে এসেছিলাম, বাট টুডে আই এম ভেরি ইমোশনাল, আই এম আ ভেরি স্পিরিচুয়াল কাইন্ড অফ লেডি। জানি না ঈশ্বরের কি ইচ্ছা, আমি কিন্তু চাই একটা এক্সাম্পল ক্রিয়েট করতে। পৃথিবীতে যখন এসছি, আই ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট অ্যান এক্সাম্পল। কারণ আজ যদি ডক্টর মৌশ্রী বশিষ্ঠ এক্সাম্পল ক্রিয়েট করে যায়, তাহলে বহু গ্রামের, ভারতবর্ষের বহু গ্রামের, শুধু পশ্চিমবঙ্গ ইজ আ পন্ড, আমি বলছি ভারতবর্ষের বহু গ্রামে বহু মৌশ্রী কাঁদছে, তাদের বাবা মা কাঁদছে। আমার বাবা মা বহু কেঁদেছেন, বহুবার চিট হয়েছেন আমাকে নিয়ে। আমি চাই আমার বাবা মা যে কেঁদেছে, আর বাকি বাবা মারা যাতে না কাঁদে। আমরা যেন ভাবতে শিখি, ইয়েস দে ক্যান, ইয়েস দে ক্যান, ইয়েস উই ক্যান। এটা আমি স্টেট মেশিনারিজ এবং আমার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের মেশিনারিজ রয়েছেন, আমাদের অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার যেন ভাবেন, ইলেকশন চলে গেলে যেন আমরা ধুয়ে মুছে আবার সার্ফ এক্সেলের মতো সাফা না হয়ে যাই। থ্যাংক ইউ সো মাচ। बहुत अच्छा दीदी, नो इमोशन। देखिए किस तरीका से अभी मनोश्री वशिष्ठ दीदी भावुक हो गई, और मैं बिना बंगाली समझे भी संवेदनशील हो गया। क्योंकि जो लोग समझते हैं ना कि भाषाएं ही भाव प्रकट करती हैं, यह नहीं है। यही तो भारत की विशेषता है कि अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता यही है कि हम लोग शब्दों से नहीं भावनाओं से समझ जाते हैं। और जो लोग संवेदनशील होंगे ही नहीं, वो इस कष्टों को कैसे समझेंगे। आज दिव्यांग लोगों हमारे बीच, हमारे साथी हैं, बैठे हैं। आप देखिए ना, इनकी भाषाएं जो हैं ये भाव की ही तो हैं। भले ही इनके पास भाषा नहीं है, लेकिन बोलने वाले लोग भी इनका सहारा ले रहे हैं। क्रिकेट के स्टेडियम में देखिए आप कि जो एम्पायर बोल सकता है, वो लाखों की भीड़ में इशारा करके बताता है कि ये 4 लगा है और ये 6 हुआ है और ये आउट हुआ है। तो इस भाषा की ये विशेषता है। ऐसे ही दृष्टिहीन होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए कि उनके नेत्र चक्षु भले ही बंद हों, लेकिन ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं, और जिनके ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं वह परिवर्तन का मादा रखते हैं। और यह इंकलाब की ज्योति बच चुकी है। आज पश्चिम बंगाल से यह बजी है। परिवर्तन हमारी स्थिति में भी होगा,
समाज में भी होगा और बंगाल में भी होगा। इसी भावना के साथ मैं अपने तीसरे वर्ग का बहुत संक्षेप में चाहूँगा कि वो अपने भाव प्रकट करें अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, और उसको आप इंटरप्रेट करें बहुत सूक्ष्म में। হ্যান্ডিক্যাপ ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, বিএ পাস, কিন্তু তারপরে চেসের জায়গায় জায়গায় অনেক সার্টিফিকেট ওর কাছে আছে, কিন্তু ওর কাছে কোনো কাজ নেই, গভর্নমেন্ট ওকে কোনো কাজ দেয়নি। কিছুদিন আগে, 2 বছর আগে ও কিছু একটা কাজ করতো, 1 বছর হয়ে গেছে, 4 মাস 5 মাস, তারপর ওয়ার্ক ফ্রম হোম, তারপরে কাজে ডাকেনি, তারপরে কাজ ওকে আর দেয়নি, জব আর ওকে দেয়নি, লকডাউনের পর ওকে আর জব দেয়। ওরও কাজ করার ইচ্ছা আছে, টিভি সবাই অনেক নর্মাল, সবার নর্মাল, যারা কথা বলতে পারে গুড ভালো, তাদের কাজ আছে, কিন্তু ডিসেবলদের ওদের জন্য কোনো নিউজ নেই, ডিসেবলদের জন্য কোনো নিউজ নেই, যারা শুনতে পায় না তাদের জন্য কোনো নিউজ নেই। সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ মাস্ট করা হয়েছে ছোট জায়গায়, যেমন সেন্ট্রালে, এখানে কোনো নেই। ও মাকে জিজ্ঞাসা করে যে এখানে কি বলছে, ও বুঝতে পারছে না, কেউ সাপোর্ট করছে, কেউ হেল্প করতে পারছে না, বাট হ্যাপি, এটা দেখে হ্যাপি যদি এটা করা হয়। বাইক কিনেছে, ও নতুন একটা বাইক কিনেছে, বাট ও খুব হ্যাপি যে ও বাইক চালাবে, স্কুটি চালাবে, বাইক স্কুটি কিনেছে, ওর যাওয়া আসাতে সুবিধা। পুলিশ ওকে বলছে লাইসেন্স নেই, ওর লাইসেন্স হবে না, তাহলে তুমি যেতেও পারবে না। কেন লাইসেন্স কেন দিচ্ছে না? নর্মাল সবার লাইসেন্স আছে, ডিসেবল যারা আছে তাদেরও সার্টিফিকেট আছে, তাহলে ডেফদের কেন থাকবে না? ও নিজে যেখানে চালাতে পারে, ও ওদের জন্য খুশি নয়। স্কুলের টিচার আছে, বাট ছোট বাচ্চাদের জন্য পড়ার মানে কোনো লেখা কিছু নেই, মানে পড়ানো বোঝানোর কেউ নেই, যা পড়ে চলে যা, আর এইভাবে ছোট বড়রা নয় বুঝে যায়, কিন্তু ছোটরা কিভাবে বুঝবে? ওরা ওর মানে বুঝতে পারে না, কি ওরা পড়া জানে না, টিচাররা ভালো করে ওদের পড়ায় না, ওদের তো কোনো প্রবলেম নেই, গভর্নমেন্টের এটা দরকার দেখা। ডাক্তার, পুলিশ আলাদা আলাদা জায়গায় ওরা গেলে ওদের কথা বুঝতে পারে না, ইন্টারপ্রেটার মাস্ট, ইন্টারপ্রেটার আরও বাড়ানো উচিত, সবাই আছে তাদের সবাইকে নিয়ে এসে কাজ দেওয়া, গভর্নমেন্টের আর উচিত দেখা, কোথাও নেই, ওরা সব জায়গাতেই তার জন্য ফেল করে যাচ্ছে। আগে ডিসেবল সার্টিফিকেট ছিল, একবার গেছিল, ও নিজে গেছিল দেখতে, মাকে নিয়ে আসো, ও নিজে গেছে, ওর কথা শোনেনি, সেখানে গিয়ে বলছে আমি লিখতে জানি, কিন্তু তাহলেও হবে না, ওকে মাকে নিয়ে আসতে হবে। কেন? সেম সবাইকে ডেকে ডেকে নিয়ে আসতে হয়, কেন? সেটা কেন? ইন্টারপ্রেটার নিয়ে দিলে ওদের জন্য সুবিধা। ইউডিআই কার্ড অনলাইনেও অ্যাপ্লাই করেছে, অনলাইন সেলফ করেছে, স্লিপ এসেছে, ওর কাছে স্লিপ আছে, বাট কার্ড আসেনি। थैंक यू। देखिए, मैं अब इस प्रेस वार्ता को समाप्ति की ओर ले जा रहा हूं, और यहां उपस्थित एक एक माननीय पत्रकार हम लोगों के लिए एक इतने बड़े स्तर के पत्रकार हैं कि आप ही लोग हैं जो हमारे इस भाव को इस सरकार तक पहुंचाने वाले हैं। यदि आप लोगों ने
थोड़ा सा ध्यान मेरे संबोधन पे स्टार्टिंग पे दिया हो तो मैंने जो बातें वही बताई थी कि जहां एक तरफ भारत सरकार के प्रधानमंत्री यह वैधानिक रूप से निश्चित करते हैं कि प्रत्येक विभाग में इंटरप्रेटर होना आवश्यक है, बाध्यता के साथ कि वो मूक बधिरों से संवाद के लिए एक इंटरप्रेटर की नियुक्ति करें। वहीं पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है ये अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया गया साइन लैंग्वेज में, है ना। पारुल ने आपको बताया, आपने खूब अच्छे से देखा। इसी प्रकार से ड्राइविंग लाइसेंस पूरे हिंदुस्तान में जब भारत सरकार के परिवहन आयुक्त का आदेश सभी राज्यों के लिए हो गया कि मूक बधिरों को आप ड्राइविंग लाइसेंस जारी करें, और हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में इसको जारी किया जा रहा है। दुनिया के 35 से 40 राज्यों में 15 साल पहले जारी किए जाते थे, तो ये पश्चिम बंगाल में क्यों क्रियान्वित नहीं हो रहे हैं, क्यों इनके ड्राइविंग लाइसेंस नहीं जारी किए गए हैं। और इसी प्रकार से इनकी शिक्षा के लिए भारत सरकार ने एक इंस्टीट्यूट डेवलप किया है जहां से ये लोग अपनी शिक्षा के संबंध में डिप्लोमे और डिग्री ले सकें। उसके लिए एक जो भारतीय साइन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है, उसके को इंस्टीट्यूशंस को भी बढ़ाया जा रहा है। तो ये क्या जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है? 70 लोगों के दिव्यांगों के प्रति, दिव्यांग मतदाताओं के प्रति, इनके परिजनों को आप जोड़ लीजिए, इनके मित्रों को आप जोड़ लीजिए, इनसे संवेदनाएं रखने वाले लोगों को जोड़ लीजिए। क्या हिंदुस्तान में सिर्फ जाति और धर्म की बात समझी जाएगी, संवेदनाओं की बात नहीं समझी जाएगी? हम लोग यदि संगठित नहीं थे, हम लोग यदि एकत्र नहीं थे, तो क्या हमारे मुद्दे इस देश में, इस राज्य में नहीं थे? इस सरकार की असंवेदनशीलता से आहत होने के बाद ही यह स्थिति आप लोगों के समक्ष है। निश्चित रूप से इनके समाधान के लिए, इस परिवर्तन के लिए हमें आगे बढ़ना होगा और अपने मूक बधिर समाज के लिए, दृष्टिबाधित समाज के लिए, चलन संबंधित दिव्यांगता ग्रसित के साथ साथ वो समस्त श्रेणियां जो आपके संज्ञान में अभी अच्छे से नहीं होंगी, जो दिव्यांगता की श्रेणी में सम्मिलित की गई हैं, एसिड अटैक, थैलेसीमिया और विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियां जो इसमें समायोजित की गई हैं, उनकी एक बड़ी संख्या वाले वर्ग के प्रति जो इस राज्य सरकार ने योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया है, निश्चित रूप से वह उसकी असंवेदनशीलता को दर्शाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो केंद्र की योजनाएं हैं वह उनकी संवेदनशीलता को दर्शाती है। हमारा संदेश, हमारे लोगों का संदेश, हमारे लोगों का मंतव्य आपके समक्ष है। हम चाहते हैं कि आप हमारी इन भावनाओं को उन लोगों के सामने, उन तक पहुंचाएं। आप लोगों का यहां पधारने पर बहुत धन्यवाद। यदि कोई विशेष प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी उधर जाए। प्रेस मीडिया का धन्यवाद। वार्ता का समापन हो गया है और अब हम जो सभी लोग हैं, यदि कुछ समय के लिए अपनी परिचर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू। जो सभी सम्मान ने दिया कि उसके लिए धन्यवाद। सही है तो हेलो सुनाई दे रहा है। बहुत ढेर सारे पॉइंट